मित्रों, आज मैं शिक्षा पर अर्थात आधुनिक समय में शिक्षा व्यवस्था विषय को लेकर अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। शिक्ष धातु से टाप प्रत्यय करके स्त्रीलिंग में शिक्षा शब्द बनता है। शिक्षा सामाजिकी और आध्यात्मिकी और वैज्ञानिकी, यूं तो शिक्षा के बहुत सारे भेद हो सकते हैं। मनोरंजन संबंधी शिक्षा अलग है, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, मानवीय शिक्षा, लेकिन सामान्यतया हम जिस शिक्षा की बात करने जा रहे हैं, जिस शिक्षा पर बात करने जा रहे हैं, वह शिक्षा सभी शिक्षाओं का समूह है। शिक्षा उसे कहते हैं जो समाज में चेतना पैदा करे और चेतना के साथ साथ सामाजिक हित में वो सारे कार्य जिसके द्वारा समाज का प्रत्येक व्यक्ति, और व्यक्ति ही नहीं, इस सृष्टि का संपूर्ण प्राणी लाभान्वित हो, उसे शिक्षा कहेंगे। अब शिक्षा की जो व्यवस्था इस समय समाज में है, हम लोगों के समक्ष, हम लोग आजकल पढ़ने जाते हैं महाविद्यालयों में, तो शिक्षा ग्रहण करना हमारा उद्देश्य कम होता है। शिक्षा के बहाने हम मनोरंजन करने जाते हैं। शिक्षा ग्रहण करना हमारा उद्देश्य कम है, मनोरंजन करना हमारा उद्देश्य अधिक है। और यह केवल कला ही में नहीं, साइंस में भी है, विज्ञान में भी है, और कला क्षेत्र में तो है ही है, संगीत में भी है। मेरा यह मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग भी जा रहे हैं, उन्हें यह मान के चलना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम जा रहे हैं तो हमारा जीवन हमारे लिए नहीं है। ऐसे तो खुद का जीवन खुद के लिए नहीं होता है। कहते हम जरूर हैं खुद का जीवन, लेकिन खुद का जीवन खुद के लिए अगर हो गया तो फिर वह मनुष्य नहीं बनेगा। और अगर खुद का जीवन दूसरों के लिए हुआ तब वह मनुष्य है। अब यह बात केवल कला क्षेत्र में लागू नहीं होती, स्वास्थ्य पर भी लागू होता है, प्रशासन पर भी लागू होता है, सामाजिक विषयों पर भी लागू होता है, आध्यात्मिक विषयों पर भी लागू होता है। आज हर एक क्षेत्र में गिरावट देखी जाती है। उस गिरावट का कई कारण है। पहला कारण तो यह है कि हम किसी भी विषय में परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। हमारा उद्देश्य उपाधि प्राप्त करना रह गया है, ज्ञान प्राप्त करना नहीं। और जितने लोगों का प्रवेश होता है शिक्षण संस्थाओं में, उसमें 90% बच्चे मनोरंजनार्थ जाते हैं, प्रवेश लेते हैं।
उनमें अपना अपना उद्देश्य निहित है। कुछ का उद्देश्य यह है कि शादी जब तक नहीं होती है तब तक पढ़ते रहें और उसी बहाने किसी न किसी से शादी कर लें। कुछ का लक्ष्य है कि साहब डिग्री ले लें और आरक्षण है और उतने लोगों को लेना ही है तो हमारा कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। कुछ लोगों का लक्ष्य है कि डिग्री ले लें तो नाम के साथ लिखेंगे तो समाज में एक दबदबा रहेगा कि ये फलाना व्यक्ति एमए है, फलाना व्यक्ति पीएचडी है, फलाना व्यक्ति। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि आपने जो शिक्षा प्राप्त किया है उस शिक्षा का उस रूप में, उस स्तर पर समुचित उपयोग नहीं होता है। देखा जा रहा है कि एमए पास करने वाला व्यक्ति एक प्रार्थना पत्र नहीं लिख सकता। अगर लिख भी सकता है तो घिसा पीटा और रटा अकस्मात अगर कह दिया जाए फला को एक पत्र लिखो तो नहीं लिख सकता है। उसमें कारण यह है कि अच्छा, इसके लिए जिम्मेदार शिक्षा व्यवस्था है। एक समय था कि लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रमों में जाते थे, वहां रह करके 25 वर्षों तक अखंड ब्रह्मचर्य पालन के साथ शिक्षा ग्रहण करते थे और उन शिक्षार्थियों से बड़े बड़े राजा महाराजा भी डरते थे। अगर शिक्षार्थी उनके राज्य में चला गया तो वो तुरंत राजगद्दी छोड़ देते थे, पहले उसका स्वागत करते थे। वो इसलिए होता था कि शिक्षा का लोग समुचित उपयोग करते थे। जो पढ़ता था वो पढ़ता था, उसका एक क्षण भी बिना अध्ययन के नहीं बीतता था। हर क्षण जो है वो अध्ययन में ही व्यतीत होता था। आज वो बात नहीं है और उस स्तर को प्राप्त करने के लिए हम आज हजारों उपाय कर लिए। पहले प्राचीन शिक्षा पद्धति में बीटीसी, बीएड, एमएड, पीएचडी, एमफिल, आयुर्वेदाचार्य, ये कुछ नहीं था। एमबीबीएस, ये कुछ नहीं था। तो क्या पहले लोग शिक्षित नहीं होते थे? क्या पहले ज्ञान का अभाव था? नहीं, अभाव नहीं था। और आज ये सब कुछ हो जाने के बावजूद भी हम न पढ़ सकते हैं और न ही पढ़ा सकते हैं। कक्षाओं में देखा गया है कि शिक्षक किताब पढ़ करके विद्यार्थियों को सुना देते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि हमारा सम्मान विद्यार्थी करे। और विद्यार्थी अपने घर वालों से कह के जाते हैं कि हम महाविद्यालय में अध्ययन के लिए जा रहे हैं, और वो या तो पार्क में जाकर के बैठते हैं और या तो किसी होटल में, लेकिन वो क्लासरूम में नहीं जाते हैं। ये क्या कारण है कि छात्र और शिक्षक के बीच में जो यह गैपिंग है, जो यह दोनों के बीच में इतना अंतर है,
वह अंतर्ही शिक्षा व्यवस्था को प्रदूषित कर रहा है। शिक्षा व्यवस्था कितना भी आप कर लीजिए, जब तक बच्चे में नैतिक स्तर का उभार नहीं होगा, जब तक उसमें पढ़ने की ललक नहीं होगी, जब तक उसमें जानने की इच्छा शक्ति का संवर्धन नहीं होगा, तब तक वो कुछ नहीं पढ़ सकता है। पहले मैंने बताया बीटीसी नहीं हुआ करती थी, लेकिन बहुत अच्छी शिक्षा थी। बहुत पहले की बात तो छोड़ दीजिए, मैंने जिन शिक्षकों से पढ़ा है वो बीटीसी नहीं थे, वो बीएड भी नहीं थे, और वो एमफिल पीएचडी भी नहीं थे। संस्कृत पाठशालाओं में जो शिक्षक पढ़ाया करते थे, आज से 50 साल 60 साल पहले, उसमें कहां बीटीसी करते थे? वो कौन बीएड करते थे, कौन एमएड करते थे, कितने पीएचडी थे? सब महाविद्यालय में पढ़ाते थे। और वहां के एक से एक बच्चे, क्या उस समय आईएएस नहीं होते थे? उस समय पीसीएस नहीं होते थे? सब होते थे। उस समय संगीत नहीं होता था। आप एक कला को लीजिए, संगीत को लीजिए। आज जो संगीत शिक्षा की व्यवस्था है, तमाम टेस्ट हो रहे हैं, तमाम परीक्षाओं को पास करने के बाद भी जो संगीत का विद्यार्थी है, वो संगीत के तथाकथित चरम पर पहुंचने के बाद भी सरगम नहीं जानता। जब सरगम ही नहीं जानता, अच्छा, और इच्छा शक्ति बहुत है, मैं ओंकारनाथ ठाकुर बन जाऊं, मैं बलवंत राय भट्ट बन जाऊं, मैं गुदई महाराज बन जाऊं, मैं बीडी पलुस्कर बन जाऊं, मेरा नाम हो, तो नाम उपाधि से तो होगा नहीं, नेट जेआरएफ पीएचडी से तो होगा नहीं, नाम होगा ज्ञान से। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपाधि की कोई आवश्यकता नहीं, उसके लिए मनोयोग की आवश्यकता है, उसके लिए सतत अध्ययन की आवश्यकता है, उसके लिए अपने आप में हमेशा अभाव महसूस करने की आवश्यकता है, उसके लिए हमेशा यह शिक्षा कैसे मैं अधिक से अधिक प्राप्त कर सकूं, इस तरह की जिज्ञासा की आवश्यकता है। तो तब मनुष्य शिक्षा में आगे बढ़ेगा। शिक्षा में आप कितनी भी उत्कृष्टता को लाइए, कितने भी टेस्ट लाइए, कितनी भी परीक्षा लाइए, अब आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, विश्वविद्यालयों में ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं, टिक टाइप परीक्षाएं ली जाती हैं, जो 1 घंटे में, 1.5 घंटे में समाप्त हो जाती है, 2 घंटे में। उदाहरण के तौर पर पतंजलि कौन थे, कहाँ के थे, उनके माता पिता का क्या नाम था, वो कौन सी किताब लिखे थे, उनके किताबों का क्या क्या नाम है, उनके किस किताब में कितने अध्याय हैं, प्रकरण हैं, आहनिक हैं, निमेष हैं, उल्लास हैं, इस तरह की बातें तो हम याद कर लेते हैं। लेकिन पतंजलि का जो पहला पस्पसाहनिक है, प्रथमाहनिक अथवा पस्पसाहनिक, उसका जो प्रथम वाक्य है, अथेत्ययम शब्दोधिकारार्थ प्रयुज्यते, ये किसी एमए पीएचडी वाले को याद नहीं है, संस्कृत से जो एमए पीएचडी किया है।
ये तो याद है कि पतंजलि कौन थे, कहाँ पैदा हुए, उनके माता पिता का क्या नाम था, कौन कौन सी किताबें लिखे, उनकी किताबों का क्या नाम है। लेकिन यह किसी को नहीं याद है कि पतंजलि ने जो आयुर्वेद पर काम किया उसका पहला लाइन क्या है, योग पर काम किया, योग का प्रथम सूत्र क्या है, और अगर सूत्र को जान भी लिया तो उसका अर्थ क्या है। आप इजाद करते करते ब्लैक बोर्ड को ढूंढ डाला, पहले के किस शिक्षा पद्धति में ब्लैक बोर्ड हुआ करता था पढ़ाने में, कोई उपयोग नहीं करता था। ब्लैक बोर्ड से पढ़ने पढ़ाने का मतलब मूर्खता को बढ़ाना। अगर आप ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे तो एक तो समय बर्बाद होगा, उतने देर में आप पढ़ा नहीं सकते, और लिख देंगे तो आप सही ही लिख रहे हैं क्योंकि आप भी तो इसी शिक्षा पद्धति से निकले हैं। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जो है इसी के तो प्रोडक्ट आप हैं, तो आपको ही खुद नहीं मालूम है शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना। आज के बहुत सारे शिक्षक ण और य और ङ का अंतर नहीं जानते हैं। वो क ख ग घ य कहते हैं और ट ठ ड ढ य कहते हैं, लेकिन ङ नहीं कहते। क ख ग घ ङ उन्हें नहीं कहने आता है। यह किसका देन है? क्या यह प्राचीन शिक्षा में था क्या? और हम बहुत प्राचीन में न जाएं, हम 30 साल 40 साल पूर्व जिन लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया, 50 साल पूर्व जिन लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया जैसे हम लोगों ने, तो क्या हम लोगों को ङ कहने नहीं आता था? आता था। शिक्षा व्यवस्था में जितना आप, अब आज क्या हो रहा है, नई नई शिक्षा नीति, अब शिक्षा है तब उसमें रिफ्रेशर, एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, उसके बाद नेट के बाद फिर हर राज्य का अपना एक राज्य स्तरीय परीक्षा स्लेट, उसके बाद फिर इंटरव्यू, ये 3 हो गया। हम लोग जब पढ़ा करते थे, हमने भी जेआरएफ पाया, तो उस समय आधार था मेरिट, जिसके अंक अधिक आ रहे हैं और जो बौद्धिक दृष्टि से ठीक है, ये 2 जांच होता था। ये दोनों जांच हो जाएगा इंटरव्यू में, अंक ठीक है और सभी प्रश्नों का अथवा अधिकाधिक प्रश्नों का उत्तर दे रहा है तो ठीक है। अब आज क्या हो रहा है, नेट भी कर लिया, जेआरएफ भी कर लिया। हमने तो कई ऐसे जेआरएफ को देखा है कि उससे यह कह दिया जाए कि भाई तुम केवल यह अनुवाद बना दो, 2 साल से भारत में रहता है, 2 साल से भारत में रहता है, यह अनुवाद वो नहीं बना सकता। एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, जेआरएफ कर लिया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया और प्रोफेसर भी हो गया, लेकिन 2 साल से भारत में रहता है, यह अनुवाद उसको नहीं आया। तो यह शिक्षा व्यवस्था की कमी नहीं है तो और किसकी कमी मानी जाएगी? इस तरह की शिक्षा व्यवस्था क्यों है? जो नियुक्तियां, अब जैसे जो सिलेबस निर्धारित करते हैं, जो अध्ययन समिति के लोग हैं, क्योंकि अध्ययन समिति का जो चयन होता है, अध्ययन समिति का जो गठन होता है, वो वरिष्ठता के आधार पर होता है। तो शैक्षिक वरिष्ठता नहीं, वो नियुक्ति की वरिष्ठता आधार बनाई गई।
अब नियुक्ति की वरिष्ठता में भी आरक्षण की भी एक वरिष्ठता है। तो अब वो आदमी जा करके शिक्षा में, लोग क्या करते हैं, अपना अगर ऑपरेशन कराना है तो इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। आप अपना ऑपरेशन कराना होगा तो खुद इंग्लैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, क्योंकि खुद जान रहे हैं कि यहां जो हम कर रहे हैं, एमबीबीएस करा रहे हैं, उसमें रिजर्वेशन भी है। आरक्षण पर जो बच्चा, हम उस बच्चे की गलती नहीं मान रहे हैं, वो बच्चा तो बहुत अच्छा है। अगर उसको सारी सुविधाएं दी जाएं, पढ़ने लिखने की, हॉस्टल की, ट्यूटर की, सारी सुविधाएं अगर अच्छी से अच्छी उपलब्ध कराई जाएं, तो मैं कतई मानने को तैयार नहीं कि आरक्षण की आवश्यकता होगी। आरक्षण की पूर्ति तो अपनी रोटी सेकना है, राजनीतिक रोटी सेकना है सिर्फ। आप किसी भी बच्चे, कोई भी बच्चा किसी से भी कम नहीं है। हम ये नहीं मानते हैं कि ब्राह्मण का बच्चा सुयोग्य है, ठाकुर का बच्चा सुयोग्य है और दलित का बच्चा अयोग्य है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर दलित के बच्चे को वो सारी सुविधाएं दी गई जो ब्राह्मण और ठाकुर के बच्चे को प्राप्त है, तो दलित का बच्चा कहीं आगे निकलेगा ब्राह्मण और ठाकुर के बच्चे से। कारण यह है कि उसके मन में ललक होगी, उमंग होगा, चाहत होगी अधिक से अधिक पढ़ने की और आगे बढ़ने की। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे तो सबको बांट रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं, लेकिन उसको सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं, उसको ट्यूशन की सुविधा नहीं दे रहे हैं, उसको अच्छा हॉस्टल उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, अच्छे विद्यालय में पढ़ने की सुविधा, शुल्क व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो जब ये नहीं करेंगे तो ये कोई व्यवस्था नहीं है कि हम व्यक्ति को आरक्षण के आधार पर आगे बढ़ाएं। तो तब तो ऑपरेशन कराने के लिए आपको अमेरिका जाना ही पड़ेगा, इंग्लैंड जाना ही पड़ेगा। क्यों? कि आपका जो डॉक्टर होगा वो इस शिक्षा व्यवस्था से निकला होगा, और इस शिक्षा व्यवस्था से निकलने वाला जो डॉक्टर होगा वो पूर्णतया परिपक्व नहीं हो सकता। स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए एक डॉक्टर को, उतनी जानकारी उसकी नहीं होगी। फिर डॉक्टर का मतलब क्या है? एक रोगी पर अगर आप 1 मिनट का समय देते हो, डॉक्टरों के यहां क्या होता है, पैसा कमाने के हवस में वो अपने रोगी का नाड़ी पकड़ता है, पूछता है, अरे तुम डॉक्टर हो तो पूछ क्या रहे हो? तुम्हें तो खुद बताना चाहिए, डॉक्टर अगर हो और नाड़ी अगर पकड़ लिए हो तो मोटी मोटी बात पूछ करके खुद बताना चाहिए। वो उसी 1 मिनट में पूरा सुन भी लेता है और पूरी दवाइयां भी लिख देता है। उसे रोग का पता नहीं है। नाड़ी पकड़ना बस वो जानता है कि यहां हाथ पकड़ लेना, यही नाड़ी होती है, इतना तो जानता है कि यही नाड़ी होती है, बस उसको पकड़ लेता है। और उसको पकड़ लेने का उसकी फीस कितनी है? मिनिमम 500। नाड़ी पकड़ने का मिनिमम 500। उसी में वो पर्ची में तो दवा लिखता है, दवा में भी उसका कमीशन है 30%। तो वो हर मिनट 800, 1000 रुपया, ये 500 तो मैंने मिनिमम कहा, अब आज की डेट में तो 500 किसी का है भी नहीं, 1000 रुपया है। तो अगर हर मिनट वो 1000 पा रहा है तो 1 घंटे में 60,000 पाया। अगर वो 4-5 घंटे देख रहा है तो 2-3 लाख रुपया उसका वो पा गया। अब एक डॉक्टर के जीवन के लिए, जीने के लिए कितना पैसा चाहिए? इस बात पर शिक्षा व्यवस्था ने कभी विचार किया है क्या? शिक्षा के जो व्यवस्थापक हैं, यह कहने में मुझे संकोच नहीं है कि शिक्षा के जो व्यवस्थापक हैं वो खुद शिक्षित नहीं है। जब आप खुद शिक्षित नहीं होंगे, अब आप हो गए शिक्षा मंत्री,
आप शिक्षा के बारे में कुछ जानते नहीं हैं और मंत्री बन गए, आप क्या व्यवस्था करेंगे भाई? उस क्षेत्र का आदमी होना चाहिए जिस क्षेत्र में उसको रखा जा रहा है। जैसे हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर को रखा जाता है ना, आखिर किसी मंत्री को रखा जाता है बना करके। अब व्यवस्था वही करेगा, शिक्षा की व्यवस्था वो करेगा, एक मंत्री बैठ करके। वो क्या जानता है स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में? अब एक उच्च शिक्षा मंत्री होता है और सैकड़ों तरह की शिक्षाएं होती हैं। अब जो बच्चे MBBS करके, MS करके PhD कर रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो साइंटिस्ट बन रहे हैं, जो IIT से PhD कर रहे हैं, इन सबकी शिक्षा अलग अलग है। जो कला क्षेत्र में PhD कर रहा है उसकी शिक्षा अलग है। उन सबका मंत्री एक है। ठीक है कि एक मंत्री के अंडर में हर क्षेत्र का निदेशक, हर क्षेत्र का सचिव होता है, लेकिन वो सचिव भी क्या होता है? वो प्रशासनिक ही तो होता है सचिव। वो स्वास्थ्य से MBBS थोड़ा किया होता है, MS और PhD थोड़ा किया होता है। जो सेक्रेटरी स्वास्थ्य विभाग का जो सचिव है वो स्वास्थ्य में कोई शिक्षा प्राप्त थोड़ा किया है। वो तो ऐसे बना दिया गया कि तुम स्वास्थ्य देखोगे, तुम शिक्षा देखोगे, तुम ये टेक्नोलॉजी देखोगे, वो उस विषय का थोड़ा है। तुम ऐसे ही क्रिकेट का, खेल जगत का किसी को बना दिया। अब यह अधिकार आपको मिल गया, किससे मिल गया? जनता से। और उसी जनता को शिक्षा की आवश्यकता है, उसी जनता को स्वास्थ्य की आवश्यकता है, उसी जनता को जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जनता की जो आवश्यकताएं हैं वही आवश्यकताएं आपकी हैं। आप अपनी आवश्यकता के आधार पर जनता की आवश्यकताओं को समझिए। आपको जो खान पान चाहिए, क्या वो खान पान जनता को, जनसामान्य को मिल रहा है? आपको जो सुविधाएं चाहिए, क्या वो सुविधाएं जनसामान्य को प्राप्त हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो गिरावट हर क्षेत्र में है। शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां से ये क्या था, शिक्षा के जगह पर मानव संसाधन, माने मनुष्य बनने का संसाधन था ये। अब इसमें कई तरह के समास हो सकते हैं। मानव के लिए संसाधन, मानव का संसाधन, मानव द्वारा संसाधन, मानव के लिए संसाधन, मानव पर प्रयोग किया जाने वाला संसाधन। ये तमाम समासों को करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये एक मंत्रालय बना दिया गया था, शिक्षा मंत्रालय। लेकिन ये जो विकास की गति है, शिक्षा व्यवस्था का विकास जो आप कर रहे हो, इस शिक्षा व्यवस्था के विकास से वस्तुतः शिक्षा का ह्रास हो रहा है क्या? उस तरह के विद्यार्थी आज तैयार कर पा रही है यह शिक्षा व्यवस्था जिस तरह के विद्यार्थी आज 50 वर्ष पहले हुआ करते थे? अगर 50 वर्ष पहले संसाधनों का अभाव भी था, हर तरह का अभाव था, हर तरह की परेशानी थी, इसके बाद भी उस समय के विद्यार्थी आजकल के विद्यार्थी से 100 गुना उत्कृष्ट होते थे। आजकल का विद्यार्थी वो नहीं है। यह दोष किसका है? यह दोष शिक्षा व्यवस्था का है कि हमारी जो शिक्षा है, अब हम क्या कहते हैं, संस्कृत को यह कहते हैं कि साहब ये शिक्षा जो है ये अर्थपरक नहीं है, अर्थपरक ज्ञान इसमें नहीं है। यह बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है कि हम जिस बात को कहते हैं उस बात का हमें स्वयं ज्ञान नहीं है। अर्थशास्त्र जो अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इसके पहले आचार्य कौन हुए? अर्थशास्त्र का उद्भव कहां से हुआ? क्या उन्होंने किस यूनिवर्सिटी से PhD की थी? और जिस यूनिवर्सिटी से भी की थी
जो वहां का कुलपति होता था वो सबसे बड़ा विद्वान होता था। आज का जो कुलपति होता है उसको कौन बनाता है? आज का जो कुलपति होता है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? मुख्यमंत्री के संस्तुति पर गवर्नर उसको कुलपति बना देते हैं। अब एक कुलपति का चयन मुख्यमंत्री क्या करेगा? मुख्यमंत्री महोदय की जो शिक्षा है वो कुलपति के बराबर नहीं न है। तो शिक्षा व्यवस्था में इतनी खामियां हैं, इन सारी खामियों को दूर करना पड़ेगा। और अगर सारी खामियां दूर कर दी गई, आपके पास इतना संसाधन है कि अगर इन संसाधनों का सदुपयोग किया जाए तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली इतनी उत्कृष्ट हो जाएगी कि विदेश के लोग यहां चिकित्सा के लिए आया करेंगे, हमें नहीं जाना पड़ेगा। आज विदेशों में जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, वो कहां से पढ़े हैं, कहां के हैं? वो भारत से पढ़ करके वहां गए हैं। चूंकि जो सम्मान उन्हें यहां मिलना चाहिए वो यहां नहीं मिल रहा है, इसलिए वो विदेश गए। अगर उनको वो सारी सुविधाएं, क्योंकि हमारे यहां का जो डॉक्टर, हमारे यहां का जो इंजीनियर है, हमारे यहां का जो आईआईटी वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये एक बार पढ़ लिया, अब ये मान लिया कि मैं विद्वान हो गया, अब मुझे कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं, नाड़ी पकड़ा, दवा लिख दिया। इंजीनियर है, जितना सीखा है, मान लिया कि अब मैं पंडित हो गया, अब मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं, मेरे सामने कोई नहीं है। लेकिन विदेशों में तो सीखने की इच्छा जागृत की जाती है ना, क्योंकि कभी भी कोई मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता है, कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की उसमें कमी रहेगी। उस कमी को दूर करने के लिए सतत प्रयास करना होगा, निरंतर प्रयास करना होगा कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। हमारे यहां शिक्षा व्यवस्था में जो भी कुछ उत्कृष्टता लाने के लिए प्रयास किया गया वो ईमानदार प्रयास नहीं था, वो राजनीतिक प्रयास था, खुश करने का प्रयास था, वोट लेने का प्रयास था। शिक्षा उत्कृष्ट नहीं हुई, शिक्षार्थी उत्कृष्ट नहीं हुआ, शिक्षक उत्कृष्ट नहीं हुआ, वो व्यवस्थाएं, तो व्यवस्थाओं के उत्कृष्ट होने से क्या हो जाएगा? हम कहते हैं आपने बीटीसी रख दिया, आपने टेस्ट रख दिया, तो टेस्ट से कोई उत्कृष्ट थोड़ा होगा। भाई टेस्ट आपने जो रखा, जो आपने निर्धारित किया कि ये कर लेने से यह बन जाएगा, तो उसके और भी तो मापदंड हो सकते थे। जैसे आपने ऑब्जेक्टिव परीक्षा बीए में, एमए में किया कि टिक टाइप मार्किंग कर दिया, 4 दे दिया, 4 में कोई एक सही होगा। लेकिन इसमें भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, यह भी तो हो सकता है कि वो टिक करके आवे और संजोग से उसके 30 सही हो जाए। और रिजर्वेशन जब आपने दे रखा है, आरक्षण की व्यवस्था आपने, हम ये नहीं कहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण होना ही चाहिए, लेकिन आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसलिए कि आपने जानबूझ करके आरक्षण को बढ़ाने के लिए, वोट लेने के लिए आरक्षण जैसी परिस्थिति पैदा कर रहे हो। अगर उस तरह जिन लोगों को आप आरक्षण दे करके आगे बढ़ा रहे हैं, उनको आप शिक्षा प्राप्त करते समय ही उतना समृद्ध बना दीजिए, वो ट्यूशन की सुविधा दे दीजिए, उनकी उतनी उत्कृष्ट पढ़ाई करा दीजिए, उन्हें उतना बढ़िया छात्रावास उपलब्ध कराइए, उन्हें उस तरह का वातावरण उपलब्ध कराइए, उस तरह का खान पान, वेशभूषा, वातावरण,
रहन सहन, शिक्षा दीक्षा, अगर सब में आमूल चूल परिवर्तन, तो आमूल चूल परिवर्तन बीटीसी से थोड़ा हो जाएगा, बीएड और एमएड से और एमबीबीएस एमएस इससे थोड़ा हो जाएगा। ये ठीक है कि कोई ना कोई आपको उस योग्यता का मापदंड स्थापित करना पड़ेगा। ये ठीक है कि हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, ये आपने एक स्तर रखा, एक स्तंभ रखा, जिस स्तंभ तक पहुंच करके, जिस सोपान पर पहुंच करके वो कहा जाने लगा कि यह इतनी शिक्षा इसने प्राप्त किया है। लेकिन उतनी शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद भी वो अयोग्य क्यों है? आपने एमए की डिग्री उसको दे दी, मास्टर ऑफ आर्ट की, तो एमए की डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद जो विषय उसने पढ़े शुरू से, जैसे किसी ने संस्कृत से एमए किया, जैसे किसी ने इंग्लिश में एमए किया, तो ही गोज ही क्यों होगा और आई गो ही क्यों होगा? आई गोज और ही गो क्यों नहीं होगा? अगर एक इंग्लिश का एमए किया हुआ व्यक्ति यह बात नहीं जानता है कि आई गो क्यों नहीं हुआ और ही गोज क्यों हुआ, तो इसका मतलब यह है कि आपकी शिक्षा व्यवस्था में खामी है। जहां भी खामी रही हो, आपने या तो उसको उस तरह की शिक्षा नहीं दी, अथवा आपने उस तरह का उसको वातावरण नहीं दिया, अथवा आपने उसको उस तरह का शिक्षक नहीं दिया, परिवेश नहीं दिया, उसको उस तरह का रहन सहन नहीं दिया। कहीं ना कहीं व्यवस्था आपकी, कहीं ना कहीं खामी आपकी शिक्षा व्यवस्था में है, उस व्यक्ति के क्रियाशीलता में नहीं। वो तो जानना चाहता था भाई क्यों बच्चे एडमिशन लेकर के घर बैठते हैं, तो आप हाजिरी क्यों लगाते हो? अगर आपने यह मापदंड बना रखा है कि 80% उपस्थिति अनिवार्य होगी, तो आप बता दीजिए 80% बच्चे कौन, किस जगह 80% विद्यार्थी आते हैं रोज, कहां आते हैं? कुछ क्षेत्र हैं जहां 80% विद्यार्थी आते हैं, तो वहां की परिस्थितियां अनुकूल हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारी जगह शिक्षा खराब है। अब आप एक तरफ तो प्राइमरी स्कूल चला रहे हो, दूसरी तरफ हर जिले में दसियों हजार स्कूल ऐसे खुलवा रखे हो, उनको खुश करने के लिए मान्यताएं देते जा रहे हो धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, कि वो अपना, तो एक शिक्षा तो है नहीं। कोई कुछ पढ़ा रहा है, 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 एक तरह का स्कूल नहीं। अगर हाई कोर्ट ने आपसे कहा कि आप सारे आईएएस के बच्चे और सारे मिनिस्टर्स के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे, तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आप तो अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाते हो और व्यवस्था करते हो। कॉन्वेंट की व्यवस्था आपकी तो है नहीं, कॉन्वेंट शिक्षा की व्यवस्था आपने थोड़ा किया है। वो तो जिनका स्कूल है उन्होंने किया है, तो पढ़ाने के लिए तो आप उनमें भेजते हो अपने बच्चे को, और शिक्षा की व्यवस्था यहां करते हो। यहां क्या व्यवस्था आप करते हो? तो यहां खाने की व्यवस्था करते हैं क्या? भाई आपका जो बैठा हुआ है बीएसए से लेकर के डीआईओएस वाइस चांसलर तक, ये खाने की व्यवस्था कर रहे हो क्या? कमाने की व्यवस्था है? दुर्भाग्य से एक प्रोफेसर जिसका वेतन 2.5 लाख रुपया के आसपास है, और एक कांस्टेबल सिपाही जिसका वेतन 30-40 हजार रुपया है, लेकिन उसका घर जैसे बना हुआ है, उसके पास जो आमद है, उसके बीवी बच्चे जिस तरह से रहते हैं उस तरह से प्रोफेसर के नहीं रहते।
तो इसका मतलब यह है कि आप का जो ढांचा है, आपने जो ढांचा तैयार किया, और ये सारा ढांचा किसके आधार पर है? शिक्षा के आधार पर है ना। सभी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की जननी कौन है? शिक्षा है। अगर शिक्षा रहेगी तो जनसंख्या पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। अगर शिक्षा रहेगी तो पर्यावरण पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। अगर शिक्षा सही है तो स्वास्थ्य भी अनुकूल होगा। शिक्षा सही है तो न्याय भी अनुकूल, क्योंकि ये सब कुछ तो शिक्षा पर आधारित है। और शिक्षा पर आधारित है, लेकिन उस शिक्षा में कितनी खामियां आपने भर दी। आपने तो ये सोचा कि ज्यों-ज्यों हम प्रगति के रास्ते पर अग्रसर हो रहे हैं, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उनमें शिक्षा के सुधार के लिए भी हमें ये कुछ करना चाहिए। अब आप बताइए, आप एक तरफ तमाम पत्रिकाओं को जो ISSN और तमाम उन किताबों को जो ISBN नंबर वाली हैं, उसमें आपने कभी पढ़ा कि किस पत्रिका में क्या लिखा है? पत्रिकाओं में तो तमाम अल्लाह रुदल की कहानी होती है, और उस पर आप नंबर देते हो, उसी पर आप उसको प्रमोट करते हो ना, आप प्रोफेसर बनाते हो कि कितनी इसकी पत्रिकाएं, पत्र छप गए। अच्छा, रिफ्रेशर में भेजते हो, आप रिफ्रेश करते हो, पुनश्चर्या परीक्षा पाठ्यक्रम को संपन्न करने के लिए आप भेजते हो। आपको यह मालूम है जो वहां आकर के पढ़ाते हैं वो कैसे होते हैं? मैं खुद साक्षी हूं कि रिफ्रेशर करने मैं गया और एक गुरुजन आए और वो ये पढ़ाना शुरू किए कि आज तक यही नहीं पता कि संस्कृत में कितनी अक्षर होती हैं। तो अगर प्रोफेसरों को पढ़ाने वाले प्रोफेसर साहब, भाई हम लोग सीनियर असिस्टेंट बन गए थे, एसोसिएट बनने जा रहे थे, अगर इन तमाम लोगों को, सैकड़ों हम लोग थे, सैकड़ों की तादाद में थे, रिफ्रेशर कर रहे थे, और गुरुजन पढ़ा रहे हैं कि आज तक किसी को नहीं पता कि संस्कृत में कितनी अक्षरें हैं। वो खुद से संस्कृत MA PhD हैं और खुद वो प्रोफेसर भी हो गए हैं। उन्हें खुद ही नहीं मालूम कि संस्कृत में कितनी अक्षर होती है। तो आपने प्रोफेसर उनको किसने बनाया? आप इस बात पर कभी विचार किए कि उनको जो प्रोफेसर बनाए जो लोग, वो कौन थे? वो आप ही जैसे लोग तो थे, अथवा आपके द्वारा अपॉइंटी ही तो थे। जिन लोगों को आपने भेजा उनकी नियुक्ति के लिए, उन्हीं लोगों ने तो नियुक्त किया। तो ऐसा कैसे हो गया कि ऐसे आदमी को रख दिया जिसको यही नहीं मालूम कि संस्कृत में अक्षर कितने होते हैं? तो शिक्षा व्यवस्था में इस तरह की अनैतिकता कहां से आ गई? तो शिक्षा व्यवस्था का सुधार ऐसे नहीं हो सकता कि आप उसमें एक एक तारतम्य बनाते जाएं कि यह होगा, उसके बाद यह होगा, इसके बाद यह होगा, इसके बाद, तो एक क्रम तो बन गया, ये तो ठीक है। लेकिन उस क्रम का परिष्कार करने के लिए आपने, अब जैसे 5वीं तक के बच्चों को कौन पढ़ाएगा? जो इंटर पास होगा प्लस BTC होगा। और आज पढ़ा कौन रहा है 5वीं क्लास तक के बच्चों को? PhD। अब उस PhD को यह नहीं मालूम है कि वह जाता है का अनुवाद क्या होगा संस्कृत में। हालांकि वो भी जो बताता है वो बहुत गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ यह भी हो सकता है वह यह उसको नहीं मालूम है। भाई, संस्कृत शब्द अगर लिखा जा रहा है तो उसमें 2 सकार भी हो सकते हैं, 1 सकार भी हो सकता है, 3 सकार भी हो सकता है। लेकिन अगर 3 सकार वाला संस्कृत शब्द हमने कहीं लिख दिया
तो परीक्षक उसको काट देगा। इसका मतलब कि उसको नहीं मालूम है कि 3 सकार से युक्त भी संस्कृत शब्द होता है। और अगर उसको यह नहीं मालूम है तो शिक्षा जगत के लिए कोढ़ नहीं तो और क्या है। शिक्षा जगत को अनादृत होने में, शिक्षा जगत के अवनति में मुख्य कारण वो है कि नहीं है। अगर वह शिक्षा जगत के उत्थान की बात करता, अब जो संस्कर्ता है, संस्कर्ता 108 प्रकार, अष्टोत्तर शतम 108 प्रकार से संस्कर्ता शब्द लिखा जा सकता है। लेकिन हम समाज में तो कह सकते हैं कि समाज के जो सामान्य लोग हैं वो अगर संस्कर्ता में एक पूरा और एक आधा सकारोत्तरवर्ती अकार, संस्कर्ता ककार पूर्ववर्ती सकार ये होते हैं तो सामान्य व्यक्ति तो कह सकता है। लेकिन अगर संस्कृत का प्रोफेसर कह रहा है, विद्यार्थी नहीं, प्रोफेसर, क्योंकि अगर 3 स, भाई 1 स, 2 स और 3 स, 3 सकार की व्यवस्था है। संस्कर्ता में कम से कम 3 सकार लिखा जा सकता है। अगर तीनों सकार की व्यवस्था को एक संस्कृत का प्रोफेसर नहीं जानता है तो फिर यह शिक्षा व्यवस्था की खामी नहीं तो और किसकी खामी है। वो कैसे ऐसा हुआ? आपने आगे तो उसको आप ही ने बढ़ाया। आपके महाविद्यालय ने उसको डिग्री दी, यूनिवर्सिटी ने उसको डिग्री दी, महाविद्यालय के और विश्वविद्यालय के आचार्यों ने उसको पढ़ाया। उसके बाद से यूजीसी जैसी संस्था ने उसको पास किया। उसके बाद राज्य की व्यवस्था उसको अपने राज्य स्तरीय परीक्षा भी पास करा दी। इंटरव्यू में जो 4, 5, 6 लोग बैठे थे कमीशन में अथवा यूनिवर्सिटी में, उन्होंने भी उसको पास कर दिया। और इसके बाद भी वो ये नहीं जानता है कि संस्कर्ता में कितने सकार होंगे। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं कि शिक्षा व्यवस्था? हम ही जिम्मेदार है ना। और हम जिम्मेदार हैं तो हम किसके माध्यम से आए हैं? शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से आए। तो शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदार हुई। और शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदार अगर है तो फिर इसके लिए दोषी हम उस विद्यार्थी को क्यों माने? हम उस प्रोफेसर को तो मान सकते हैं क्योंकि वो पैसा ले रहा है। हम कहते हैं जो लोग सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं, आप एक बात बताओ, आज जो शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है, एक सेवानिवृत्त को आप रखते हो तो उसको 25,000 देते हो। 62 रिटायरमेंट का राज्य यूनिवर्सिटियों में व्यवस्था है अधिकांश। अब कहीं कहीं वोट लेने के लिए 65 भी कर दिया गया होगा तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन 62 की व्यवस्था है। 62 से 65 के बीच में जब शिक्षक को आप रखते हो अपने यहां तो उसको आप 25,000 देते हैं। और 62 तक रखते हैं तो उसको आप 2.5-3 लाख रुपया देते हैं। ये कहां की शिक्षा व्यवस्था है भाई? आप राज्य यूनिवर्सिटियों में 62 तक के 62 वर्ष आयु रखे हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 65 वर्ष की आयु रखे हैं। यहां उस 3 वर्ष में आप 25,000 देते हैं और वहां केंद्रीय विश्वविद्यालयों को आप 3 लाख रुपया दे रहे हैं। यह कौन सा न्याय है? यह कौन सी शिक्षा व्यवस्था है? यह कैसी शिक्षा पद्धति है? शिक्षा व्यवस्था में ही अगर इस तरह की खामी होगी कि अलग अलग तरह से लोगों को ट्रीट किया जाएगा। एक लेबर का काम करने वाला 450 रुपया लेता है जो मसाला देता है राजमिस्त्री को चिनाई में, अथवा जो मिट्टी भरता है वो 450 रुपया रोज लेता है। और एक शिशु मंदिर में, मैं इन
विद्यालयों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शिशु मंदिर की बात कर रहा हूं, जहां नैतिक शिक्षा की ही बात हो और होनी ही भी चाहिए। वहां का वेतनमान क्या है शिक्षकों का? ये सारी जो शिक्षा व्यवस्था है, अलग अलग तरह से शिक्षा देना। मदरसा में शिक्षा की व्यवस्था क्या है? वहां शिक्षकों का वेतनमान क्या है? प्राइमरी स्कूल में शिक्षक का वेतनमान क्या है और शिशु मंदिर में शिक्षक का वेतनमान क्या है? प्राइमरी का शिक्षक तो प्राइमरी विद्यालयों में तो फीस बहुत नहीं होती ही नहीं। उन्हें कपड़ा भी फ्री में दिया जाता है, ड्रेस भी, किताब भी फ्री में दी जाती है। वहां शिक्षक को तनख्वाह भी 40, 45, 50 हजार दिया जाता है। लेकिन शिशु मंदिर में तो हर एक विद्यार्थी से 800, 900 रुपया महीना फीस ली जाती है। इतना फीस लेने के बाद भी अगर आप वहां इस तरह की व्यवस्था करोगे तो क्या होगा? तो इसलिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता यह है कि आप सबको समान शिक्षा दीजिए। नंबर 1, सबकी शिक्षा समान हो, उसमें कोई भेद ना हो। और जितने विद्यार्थी हैं उनको वो सारी सुविधाएं दी जाएं जो अच्छे से अच्छे, क्योंकि जब समान शिक्षा है तो समान ड्रेस, समान खान पान, समान रहन सहन, समान वेशभूषा, समान परिस्थितियां, समान वातावरण, ये सारा कुछ समान होना चाहिए ना। ऐसा कैसे होता है कि कहीं अधिक दिया जाता है, कहीं कम दिया जाता है? अब जैसे कॉन्वेंट स्कूल की जो फीस है वो 1,500-2 हजार रुपया है, और कॉन्वेंट के तरह जो चलने वाले विद्यालय हैं वहां इस तरह की शिक्षा, इस तरह का वेतनमान, वहां के शिक्षकों की तनख्वाह क्या है? फिर भी वो पढ़ाते हैं 6 घंटे। और यहां प्राइमरी स्कूल के शिक्षक ये पंजीरी भी घर भर के ले आते हैं, जो खाने को बच्चे को मिलता है उसको भी भर के घर लाते हैं। इनमें और प्रधान जी में बंटवारा हो जाता है। और वहां के बच्चे वहां आते भी क्यों हैं? केवल उन्हें खाना मिल जाता है, दिन का आहार मिल जाता है, तो आहार के लिए आते हैं। पढ़ना उनका उद्देश्य कम है, खाना पीना नहीं मिलता है, थाली बजाते हैं। बिहार में क्या हो रहा है? तो शिक्षा व्यवस्था में थाली बजाना यह व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था यह है कि पढ़ाई अच्छी तरह से हो और समान शिक्षा हो, समान वेतनमान हो, समान कपड़ा, समान रहन सहन, समान वातावरण, सब कुछ समान हो। और एक जो प्रशासनिक व्यक्ति का बच्चा है और एक जो लेबर का बच्चा है, दोनों को आप जब समान अवसर प्रदान करेंगे तो मुझे लगता है, जहां तक मैं समझता हूं, कि लेबर का बच्चा आगे बढ़ेगा। प्रशासनिक सेवा वाले के बच्चे से अधिक परिश्रमी होगा लेबर वाले का बच्चा। इसका मैं अपने आप में खुद प्रमाण हूं कि मुझे जब मैं छोटा था तो मैं उपहास का पात्र था। सब लोग देख करके हंसते थे। सब लोगों का यही मानना था कि ये भीख मांगेगा, ये तो पढ़ लिख नहीं सकता। और मैं अपने घर में सबसे अधिक पढ़ा लिखा, एमए किया, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास एमए, पीएचडी किया, जेआरएफ पाया, और फर्स्ट पर्सन ऑफ दिस कंट्रीज, इस देश का मैं पहला व्यक्ति हूं जो प्रज्ञा चक्षु होते हुए महाविद्यालय में कमीशन से चयनित होकर के आया। इसके पहले कोई भी कमीशन से, ऐसे तो पहले कमीशन था भी नहीं, लेकिन जब से स्थापित हुआ रिजर्वेशन और विदाउट रिजर्वेशन आया 96 में, मैं 93 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ इलाहाबाद कमीशन से। तो
हम ये मानते हैं कि समान अवसर दिए जाने पर जो गरीब के बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे, जो अमीर के बच्चे हैं वो उतना आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उनको तो घर पर भी वो सारा कुछ मिल रहा है, वो उसके लिए तरस और तड़प नहीं रहे हैं। जिनको आवश्यकता है उनको देना चाहिए ना, जिनको आवश्यकता नहीं उनको देकर क्या करोगे? तो शिक्षा व्यवस्था में बीटीसी, बीएड और ये तमाम टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उससे कम खर्च में आपने सभी बच्चों को समान अवसर उपलब्ध करा दिया, समान विद्यालय उपलब्ध करा दिया। विद्यालयों में भेद, अब आप बताइए कि जब शिक्षा में ही भेद है, शिक्षा किसी भी देश की रीढ़ होती है, मेरुदंड होता है। अगर शिक्षा ही भेदभाव करती है, कोई कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, कोई शिशु मंदिर में पढ़ रहा है, कोई प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, कोई पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, पब्लिक स्कूल वो नहीं, कोई निजी स्कूल में पढ़ रहा है और कोई पब्लिक स्कूल, मैंने वैयक्तिक और सरकारी। तो निजी विद्यालय में कुछ दूसरी फीस है, कुछ दूसरा पोशाक है, कुछ दूसरी किताबें हैं, वहां तो हर बात का पैसा है। वहां तो बैग भी स्कूल छपवाता है, किताब भी स्कूल छपवाता है, सब में उसका कमीशन है प्लस फीस। अब आप उसको मान्यता दे रहे हो, क्यों दे रहे हो भाई? जो गरीब का बच्चा है वो वहां से शिक्षा प्राप्त कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता। तो शिक्षा में ऐसे ही स्वास्थ्य में भी समानता। देखिए, आपका जो 3-4 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, स्वास्थ्य, उससे भी पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा स्वास्थ्य के बाद आहार और फिर घर, रोटी कपड़ा वस्त्र, वस्त्र भी आवश्यक है, अत्यावश्यक है। तो पहला क्या हो गया? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, वस्त्र और मकान। ये 5 में तो समानता रखो। और अगर आप, मेरा मानना है कि अगर इन 5 में समानता हो गया, अगर एक लेबर वाले के बच्चे को वही शिक्षा मिली जो आईएएस के बच्चे को मिलती है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि लेबर वाले का बच्चा आईएएस के बच्चे से आगे निकलेगा। वो तरसता है, वो आगे बढ़ने के लिए फड़फड़ाता है, लेकिन चाह करके भी वो कुछ कर नहीं सकता है। और जिसको सारी सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी सुविधाओं के बाद भी कहता है कि नहीं, ये बेकार है। ऐसे भी लोग हैं जो सब कुछ मिलने पर भी कुछ नहीं किए, और ऐसे भी देखा गया है कि जूता सिलने वाले का बच्चा आईएएस बना और आईएएस का बच्चा लखेरा बना। ऐसा थोड़ा है कि आईएएस का बच्चा आईएएस ही बनता है, प्रोफेसर का बच्चा प्रोफेसर ही बनता है, नहीं, ऐसा नहीं है। और जूता सिलने वाले का बच्चा प्रोफेसर वो भी बनता है, अगर उसमें ललक है तो। अब उसमें 2 तरह की बात है, कुछ तो सामाजिक, कुछ प्राकृतिक। अब जो प्राकृतिक शिक्षक है, जो प्राकृतिक शिक्षार्थी है, जब मैं पढ़ता था तो मेरे मन में ललक थी कि यह किताब खत्म करके ही आज उठूंगा, खाना उसके बाद खाऊंगा। जब मैं छोटी क्लास में पढ़ रहा था, हाई स्कूल में, तो मुझे याद है कि बनारस में तब गिरधर मिश्र रहा करते थे, जो आज रामभद्राचार्य के नाम से जाने जाते हैं और मशहूर हैं। उन्होंने स्वयं एक पत्र मुझे लिखा, संस्कृत में श्लोकबद्ध एक पत्र लिखा, और मेरे पिता ने बताया कि तुम तो बना नहीं पाओगे, क्योंकि गिरधर मिश्र जी उस समय पढ़ रहे थे शास्त्री में, मैं पढ़ रहा था पूर्व मध्यमा प्रथम खंड में। तो मैं कहा कि अगर श्लोक नहीं बनाऊंगा तो खाना नहीं खाऊंगा।
और श्लोक बना करके उनका उत्तर दे करके तब मैं खाना खाया। ठीक है कि मेरा 5-6 घंटा लग गया एक श्लोक बनाने में। तो यह शिक्षा व्यवस्था से हम नहीं श्लोक बनाना सीख गए, बल्कि हमारे अंदर ललक थी, क्योंकि समाज ने मेरा इतना उपहास और तिरस्कार, मैं समाज का शुक्रगुजार हूं, मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है समाज से, क्योंकि समाज ने अगर ऐसा नहीं किया होता मेरे साथ, भेदभाव, तिरस्कार, ताना बाना, टीका टिप्पणी अगर नहीं किया होता, तो मैं यहां बढ़ता ही नहीं, इतना कुछ करता ही नहीं। और आज मुझे लगता है कि जिस शिक्षा पद्धति से मैं आया हूं, आज की शिक्षा पद्धति से वो शिक्षा पद्धति लाख गुना अच्छी थी, 1000 गुना नहीं, लाख गुना। क्योंकि तब नेट नहीं था, लेकिन नेट न होने पर भी विद्यार्थी बहुत अच्छे थे। तो तब नेट नहीं था, लेकिन नेट होने पर भी प्रोफेसर बहुत अच्छे थे। न नेट होने पर भी पढ़ने का जो वातावरण था वो बहुत अच्छा था, परिवेश बहुत अच्छा था। हम लोग पढ़ते थे दिन भर, लफाजी नहीं करते थे। आज का जो बच्चा है वो शिक्षा का सर्वोपरि आधार किसको मान लिया? मोबाइल को। छोटा बच्चा भी खाना तब खाता है जब मोबाइल देखता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये आपने जो एक स्वप्न दिखाया आगे बढ़ने का, आप संसार में अपने को सबसे बड़ा खुद मान बैठ रहे हो। अपने मानने से आप बड़े थोड़े हो जाएंगे। विकास का मापदंड यह नहीं है कि हमारे पास मोबाइल हो गया, हमारे पास बड़े मुंह बोले हो गए तो हम बहुत बड़े आदमी हो गए, हमारा देश बहुत बड़ा हो गया। बहुत बड़ा देश होने के लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। बहुत बड़ा देश होने के लिए बहुत बड़ा त्याग और बलिदान होना चाहिए, जो महात्मा गांधी में था, जो नेहरू में था, जो पटेल में था, जो बाबा साहब आंबेडकर में था। आज शिक्षा पद्धति को अगर गांधी देखते, अब तो गांधी को भी कहने वाले लोग मिल जाते हैं कि साहब गांधी की शिक्षा नहीं थी, फर्जी डिग्री थी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। अब उनसे यह पूछा जाए, अच्छा वो भी वो लोग कह रहे हैं जो बड़े अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं, क्या बोलना है? तो ये हमको ध्यान रखना होगा कि हम अपनी शिक्षा पद्धति में, शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करें। बिना आमूल चूल परिवर्तन किए शिक्षा में सुधार कतई संभव नहीं है। और उसके लिए हमें केवल देश को सर्वोपरि मानना पड़ेगा, अपने को, दल को। ये जो अपने को बड़ा मानना, अपने पार्टी को बड़ा मानना, अपने परिवार को बड़ा मानना, अपने मित्रों को बड़ा मानना, इन सब बातों से आपको अलग हटना पड़ेगा। आपको सर्वोपरि देश को मानना पड़ेगा। अगर आप सर्वोपरि देश को मान करके और शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहें तो हमें बड़ी खुशी होगी। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।